वीडियो गेम्स एक ऐसी जगह जहां कल्पना और वास्तविकता का संगम होता है। पिछले कुछ दशकों में वीडियो गेम्स ने न केवल हमारे मनोरंजन के तरीके को परिवर्तित किया है, बल्कि इससे भी एक कदम आगे वे हमें एक नई डिजिटल यात्रा पर ले गए, जहां हम अपनी क्षमताओं, निर्णयों और समझदारियों की परीक्षा कर सकते हैं। वीडियो गेम्स की यात्रा का आरंभ 1950 और 1960 के दशक में हुआ था, जब कुछ अनुसंधानकर्ता और यांत्रिकी विज्ञानियों ने बड़े और महंगे कंप्यूटर पर सीमित ग्राफिक्स के साथ कुछ बुनियादी खेल विकसित किए। इस क्षेत्र में पोंग नाम के खेल को कोई कैसे भूल सकता है, जिसे नॉलन बुशनेल और टेड डाबनी ने 1970 में विकसित किया था। इससे पहले राल्फ बेयर ने ब्राउन बॉक्स नामक प्रोटोटाइप वीडियो गेम सिस्टम को डिजाइन किया था, जो बाद में मैग्नावॉक्स ओडिसी के रूप में वाणिज्यिक रूप से लॉन्च हुआ। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, एप्पल के सह संस्थापक, इस प्रतीकात्मक कंपनी की स्थापना से पहले से ही एक लंबे समय तक साथ रहे थे। जॉब्स और वोजनियाक ने 1970 में अटारी के लिए ब्रेकआउट नामक वीडियो गेम पर काम किया, और एक बार स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक से कुछ वीडियो गेम का काम करवाया, और स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक को बदले में $350 का मुनाफा दिया। स्टीव जॉब्स को यह काम अटारी से मिला था, और जॉब्स ने वोजनियाक को $350 देते हुए यह कहा कि अटारी ने जॉब्स को इस काम को करने के $700 दिए हैं। हालांकि वास्तविकता यह थी कि अटारी ने जॉब्स को $5000 दिए थे। इसका मतलब था कि जॉब्स ने वोजनियाक से ज्यादा पैसा छुपाया और उससे कहीं कम दिया। जब वोजनियाक को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी और जॉब्स की मित्रता के बीच में नहीं आने दिया। ऐसे ही कुछ प्रारंभिक प्रयासों के बाद वीडियो गेम्स के उद्योग वाणिज्यिक रूप से स्थापित होने लगे और अनेक नए प्लेटफॉर्म और खेल आए। इस यात्रा में वीडियो गेम्स ने समूचे जगत में विशेष स्थान प्राप्त किया और ग्राफिक्स की कई सीमाओं को बार बार पार किया, और हमें यह बताया कि एक विश्व ऐसा भी है जहां वास्तविकता और कल्पना का संगम होता है। सबसे पहले जानकारी में आए कंप्यूटर गेम को OXO कहा जाता है। इस खेल के डिजिटल संस्करण को यूके में नॉट्स और क्रॉसेस के रूप में जाना जाता है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में टिक टैक टो के नाम से भी जाना जाता है। इस खेल का विकास अलेक्जेंडर एस डगलस ने अपनी PhD के लिए किया था, जो इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी, और जिसका शीर्षक था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। इस खेल को खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल डिवाइस एक रोटरी टेलीफोन कंट्रोलर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में वीडियो गेम का इतिहास अपटॉन ब्रुकवेन राष्ट्रीय प्रयोगशाला और परमाणु भौतिकी केंद्र में शुरुआत से ही जारी रहा। 1958 में शीत युद्ध के बीच में भौतिक विज्ञानी विली हिगनबॉटम, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहले परमाणु बम का विस्फोट देखा था, इन्होंने एक वीडियो गेम डिजाइन किया। उस समय के वैज्ञानिक पर्यटन को उज्जवल करने के लिए ब्रुकहेवन प्रयोगशाला के जितने भी दौरे आयोजित किए जाते थे वे काफी उबाऊ होते थे। एक टेनिस वीडियो गेम को बनाने में विली को केवल 3 सप्ताह का समय लगा। इसमें इन्होंने ऑसिलोस्कोप का उपयोग किया, ट्रांजिस्टर की एक श्रृंखला और कुछ वॉल्व का भी इस्तेमाल किया गया। ये वही पुराने वैक्यूम ट्यूब थे जो बिजली के बल्बों की तरह दिखते हैं। यह उन लोगों को याद होगा जिन्होंने पुराने रेडियो या टेलीविजन सेट में इनको अंदर से देखा होगा। एक ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर अनुमानित छवि एक उलट टी आकार की तरह दिखती है, जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट कोर्ट में नेट की भूमिका निभाती है। गेंद को कोर्ट के एक तरफ से या दूसरी तरफ से उछालने के लिए, या फिर गेंद के स्ट्राइकिंग एंगल को बदलने के लिए हैंडल के पास एक बटन दबाना होता है। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में 2 साल तक हिगनबॉटम का टेनिस खेल खेला जाता रहा, और काफी लोगों ने इस खेल का उपयोग किया।
उस समय कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि कुछ वर्षों में एक वैज्ञानिक का मनोरंजन एक शानदार मनोरंजन उद्योग बन जाएगा। 1962 का समय यह वह समय था जब वीडियो गेम्स और कंप्यूटर विज्ञान साथ साथ नहीं आए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो गेम का प्रवेश हो चुका था। उसी दौरान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक वार्षिक पार्टी में वीडियो गेम आधिकारिक तौर पर कंप्यूटर विज्ञान के साथ शामिल हो गए। MIT AI लैब के स्टीव रसेल और अन्य हैकर्स ने अपने PDP-1 कैलकुलेटर के सर्किट में लगभग 27 पृष्ठ का प्रोग्राम इंस्टॉल किया और उन्होंने एक अतिरिक्त स्क्रीन स्थापित की जो वास्तव में एक विशाल ऑसिलोस्कोप था, और एक पूरे दिन के लिए उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित किया, जहां 2 अंतरिक्ष यान एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश कर रहे थे और जो साथ ही साथ सूरज के आकर्षण और अन्य खगोलीय पिंडों के साथ टकराव से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। स्पेस वार कंप्यूटर वीडियो गेम्स के अग्रदूत ने इस प्रकार अपनी दुनिया की शुरुआत की थी। MIT कंप्यूटर के प्रति उत्साही लोगों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र टेक मॉडल रेल रोड क्लब था, जहां खिलौना ट्रेनों में रुचि रखने वाले लोग अपने लघु मॉडल का संचालन करके सर्किट और रिले का उपयोग करना सीख सकते थे। जब PDP प्रथम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला में प्रवेश किया तो टॉय ट्रेन की रुचि को प्रोग्रामिंग मेनफ्रेम के लिए एक नए जुनून से बदल दिया गया, जो उस समय शुरुआती विशालकाय कंप्यूटर थे, जिन्होंने 1960 के दशक में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। और इस तरह से MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी हैकिंग का गढ़ बन गई। यहाँ शुरुआती हैकर्स बताते हैं कि उन्हें चीनी भोजन पसंद था और उनका जुनून सूचना और कंप्यूटर के लिए बढ़ता ही जा रहा था। एक हैकर होने का मतलब एक ऐसे समुदाय से होना था जो समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को लागू करते थे। यही हैकर्स और अन्य प्रोग्रामर के बीच का अंतर है, जिनके पास समान प्रोग्रामिंग कौशल है, लेकिन प्रोग्रामर उसका उपयोग केवल अपनी नौकरी के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं, न कि अपने दिमाग की मुक्त और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में। हैकर्स को कई तरीकों से इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति का एहसास होता है। सर्किट या कार्यक्रमों में सुधार, ऑसिलोस्कोप या उच्च स्तर की भाषाएं, अन्य हैकर्स के साथ समस्याओं से खेलना और उन्हें हल करने की खुशी, ये ऐसे ही कुछ बौद्धिक चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, न कि कुछ बॉस द्वारा दिए गए काम को। प्रोग्रामिंग करते समय एक हैकर का उद्देश्य सिर्फ काम को करना भर नहीं है, बल्कि कोड में कम लाइनों का उपयोग करके समान एल्गोरिदम लिखने के लिए सुरुचिपूर्ण समाधान खोजना और तर्क के साथ खेलना भी है। एक अच्छा हैक एक समस्या का समाधान हो सकता है जो आपको इसके रचयिता की बुद्धिमत्ता के लिए आश्चर्यचकित करता है और जिसे देखकर दूसरे हैकर्स ऐसा कह सकते हैं कि ओह, यह तो वास्तव में कुछ है। हैक करने के लिए का शाब्दिक अर्थ है काटना, काट देना, चॉप या जुदा करना, और कंप्यूटर की भाषा में डिसअसेंबल भी इसका मतलब लिया जा सकता है। हैकर्स कुछ इस तरह से काम करते थे जिसमें वह कुछ प्रोग्राम लिखते थे जिसे रात के बाद मिटा देते थे, फिर उसमें सुधार करते थे और कंप्यूटर के समय के दौरान मजे के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर भी लिखते थे ताकि दूसरे लोग उसका उपयोग कर सकें। इस रचनात्मक और मुक्त जलवायु में नई कंप्यूटर आधारित तकनीक, कार्यक्रम और एल्गोरिदम विकसित किए गए थे और उनमें से कई आज भी उपयोग में हैं। उस समय बहुत से लोगों की कुछ इस बात पर भी सहमति थी कि सॉफ्टवेयर के बारे में विचारों को पेटेंट नहीं किया जा सकता है और इस तरह से ऐसी कोई संभावना नहीं थी जिसमें कि किसी हैकर के विचार को प्रतिबंधित किया जा सके, और कॉपीराइट के बारे में कोई भी प्रश्न किसी हैकर समुदाय में कभी नहीं उठा। हैकर्स आम तौर पर लोगों के साथ अपने काम को साझा करना पसंद करते हैं और एक अच्छी हैक को हमेशा स्वतंत्र होना पड़ता है अगर उसे अच्छा बनाना है तो। हैकिंग समुदाय की सभी कृतियों के विकास के लिए इनका प्रत्येक कार्यक्रम पहले अन्य लोगों द्वारा सुधार के लिए खुला हुआ था।
इसी में से एक सांस्कृतिक विरासत, हैकिंग एथिक्स भी है, जो ऐसे अलिखित नियमों की एक श्रृंखला है जो एक सहज और प्राकृतिक तरीके से विकसित हुई है। इसके बारे में स्टीवन लेवी ने अपनी पुस्तक हैकर्स, कंप्यूटर क्रांति के नायकों में कुछ इस तरह से बताया था। कंप्यूटर और ऐसा कुछ भी जो दुनिया के काम करने के तरीके से अच्छा काम कर सकता है, उस तक पहुंच असीमित होनी चाहिए। सूचना हमेशा मुफ्त होनी चाहिए। हैकर्स को उनकी हैकिंग से आंका जाना चाहिए, ना कि डिग्री, उम्र और जाति से। आप कंप्यूटर पर कला और सुंदरता बना सकते हैं। कंप्यूटर आपके जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। वीडियो गेम स्पेस वॉर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया गया था। ये ऐसा ही था जैसे कि अन्य प्रोग्राम जो हैकर्स ने किसी न किसी उपयोगिता के लिए बनाए, और यह जल्द ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फैल गया। डिजिटल उपकरण निगम, जिसने पीडीपी कैलकुलेटर का निर्माण किया था, उसने हर एक मशीन में स्पेस वॉर डालने का फैसला किया, जिससे यह खेल और भी सफल हो गया। जून 1971 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला में एक छात्र बिल पिट्स ने स्पेस वॉर द्वारा पेश की जाने वाली व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया, और उन्होंने अपने दोस्त ह्यूग टक के साथ मिलकर कंप्यूटर रिक्रिएशंस की स्थापना की, जो पहले एक वीडियो गेम उत्पादक कंपनी हुआ करती थी। स्पेस वॉर का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए 2 पीडीपी मशीनें, जो पीडीपी प्रथम का ही उन्नत संस्करण था, इनका उपयोग किया गया था। पिट्स और टक ने उन पर सिक्कों के लिए एक स्लॉट लगाया। खेल को स्पेस वॉर के बजाय गैलेक्सी गेम का नाम दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार के तनाव की अवधारणा को बढ़ावा ना दिया जा सके। सितंबर 1971 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कैफेटेरिया के अंदर गैलेक्सी गेम की 2 प्रतियों में से एक को रखा गया था, जबकि दूसरे को जून 1972 में कैंपस के अंदर पहली बार प्रदर्शित किया गया, जिसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए गए थे। यह खेल काफी जल्दी लोकप्रिय हो गया, लेकिन पिट्स और टक के लिए पर्याप्त लाभदायक नहीं था, जिन्हें कंप्यूटर की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति भी करनी थी। उन्हें लगभग $20,000 के अपने स्टार्टअप निवेश को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और इन मशीनों से इनको बहुत कम किस्तों में पैसा वापस मिल रहा था, जैसे कि हर व्यक्ति से 10 सेंट, जो एक बार खेलने की लागत थी। स्टैनफोर्ड परिसर में कई वर्षों तक चलने के बाद गैलेक्सी गेम के इन 2 नमूनों को नष्ट कर दिया गया। अप्रैल 1997 में अपने निष्क्रिय किए गए वीडियो गेम्स को 18 साल तक रखने के बाद पिट्स ने इसे बचाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया। वह अब इन टुकड़ों को और अपने पास नहीं रख सकता था, और अंत में इसको भी मिटाने के लिए पिट्स को मजबूर होना पड़ा। हालांकि कुछ पुराने वीडियो गेम उत्साही लोगों ने पिट की सामग्री को इकट्ठा किया और कई पुराने इलेक्ट्रॉनिक घटकों का पुनर्निर्माण किया। आखिरकार गैलेक्सी गेम की पूरी तरह से कार्यात्मक मूल प्रतिलिपि को वे वापस लाने में कामयाब रहे। यह प्रतिलिपि अभी भी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में गेट्स कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर दिखाने के लिए प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से शाम 8 बजे तक छात्रों और प्रोफेसरों के लिए रखी हुई है, जिसमें आज भी वही रोमांचक अंतरिक्ष की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं जो कि 1962 में लड़ी जाती थी। अभी भी 1970 के दशक के लड़कों में से एक और अग्रणी राल्फ बेयर नाम का एक लड़का था, जो एक अमेरिकी इंजीनियर था, जिसे यह पता था कि अपने घरेलू खेलों को देखने के लिए सामान्य घरेलू टीवी सेट का उपयोग किया जा सकता है, और जिसमें विली हिगन बॉटम के ऑसिलोस्कोप के समान एक टेनिस गेम भी शामिल था। और यह घरेलू खेल कुछ और नहीं बल्कि वीडियो गेम्स ही थे। 1967 से 1971 तक अपने वीडियो गेम के साथ प्रयोग करने के बाद रॉल्फ बेयर ने मैग्नोवेक्स नाम की कंपनी को अपनी मशीन दी। 1972 के पहले महीनों में इस कंपनी ने ओडिसी के पहले प्रोटोटाइप का निर्माण किया, जो वीडियो गेम की एक प्रणाली थी
और जो कई अमेरिकी राज्यों में जनता को दिखाई गई थी। इनमें से एक सार्वजनिक प्रदर्शनी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के पास बर्लिंगहम में आयोजित की गई थी। जनता के बीच में एक नॉलन बुशनेल नाम का एक युवा इंजीनियर भी था, जो मैग्नोवेक्स उत्पाद में आने से पहले ऊटा विश्वविद्यालय में स्पेस वॉर नाम के गेम के बारे में जान चुका था। नॉलन बुशनेल ने ओडिसी के साथ अपने भाग्य को एक अलग दिशा दी और धीरे धीरे बुशनेल एक वीडियो गेम किंग बन गया, जो विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में बनने वाले वीडियो गेम्स को वास्तविक धन बनाने वाली मशीनों में बदल सकता था। 1972 में केवल 29 वर्ष की आयु में बुशनेल ने एम्पेक्स में एक इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। यह वही कंपनी थी जिसने 1959 में पहला वीडियो टेप रिकॉर्डर बनाया था। बुशनेल उन स्टैनफोर्ड गैलेक्सी गेम मॉडल के लिए अधिक सस्ते सर्किट वाले वीडियो गेम्स का उत्पादन करना चाहता था। बुशनेल के पहले प्रयोगों में कंप्यूटर स्पेस का निर्माण था, जो स्पेस वॉर का ही एक संस्करण था, जिसे नटिंग एसोसिएट्स द्वारा फंड किया गया था, जो कैलिफोर्निया की एक छोटी कंपनी थी, जिसका प्रोजेक्ट स्टैनफोर्ड और गैलेक्सी गेम के रूप में असफल साबित हुआ था। हालांकि उनका पहला प्रयास एक असफलता में बदल गया, लेकिन बुशनेल पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वीडियो गेम का व्यवसाय सफलता प्राप्त कर सकता है और उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। 27 जून 1972 को अपने सहयोगी टेड डाबनी के साथ $500 की स्टार्टअप कैपिटल इकट्ठा करने के बाद नॉलन बुशनेल ने अटारी नामक एक छोटी कंपनी की स्थापना की और कुछ ही वर्षों में अटारी वीडियो गेम के बाजार का एक मुखिया बन गई। कुछ समय के बाद अटारी ने अंतरिक्ष लड़ाइयों वाले वीडियो गेम्स को छोड़ने का फैसला किया और एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो गेम पर काम शुरू किया, जो हिगन बॉटम और बेयर के टेनिस वीडियो गेम के समान है, मतलब स्क्रीन के दोनों तरफ 2 रैकेट। इस खेल का नाम पोंग रखा गया था। वास्तव में 2 मोटे तौर पर रखे हुए रेक्टेंगुलर रैकेट, जो कि एक सरल नियम का पालन करते हैं, गेंद को मिस नहीं करना। इस गेम का पहला प्रोटोटाइप सनीवेल में रखा गया था और इसे अटारी इंजीनियर नॉलन बुशनेल और एआई एल्कॉन द्वारा इंस्टॉल किया गया था, जिन्होंने इस गेम को डिजाइन भी किया था। इंस्टॉलेशन के 2 सप्ताह के बाद एल्कॉन को उस बार प्रबंधक की तरफ से फोन आया जहां पर उन्होंने अपने वीडियो गेम इंस्टॉल किए थे। उस बार मैनेजर ने कहा कि वीडियो गेम पूरी तरह से खराब हो गया है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। जब एल्कॉन मशीन की मरम्मत करने के लिए बार में गए तो उन्होंने महसूस किया कि इसकी वजह सिक्कों की भारी मात्रा थी, जो स्लॉट में बाधा डालती थी और शॉर्ट सर्किट का कारण भी बनती थी। कुछ ही महीनों में अटारी के खेल ने बहुत सफलता हासिल की और कई कैलिफोर्निया कंपनियों ने भी पोंग की नकल करना शुरू कर दिया। 1976 में अटारी ने अपने 40वें सदस्य के रूप में एक युवा हिप्पी से दिखने वाले व्यक्ति को शामिल किया, जिसका नाम स्टीव जॉब्स था, जिसने ब्रेकआउट के उत्पादन में योगदान दिया और जो वीडियो गेम के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, जिसका एक वीडियो गेम जिसमें खिलाड़ी द्वारा नियंत्रित बम्पर के ऊपर एक गेंद को नियंत्रित करके सामने वाली दीवार के ऊपर मारना होता था और एक ईंट गिराकर उस दीवार को तोड़ना होता था। इस वीडियो गेम ने भी काफी धूम मचाई। इसी परियोजना के लिए अटारी का मुख्य लक्ष्य खेल के निर्माण में उपयोग किए गए एकीकृत सर्किट की संख्या को कम करना था, जिससे उत्पादन की लागत कम हो सके। बुशनेल ने जॉब्स को बताया कि डिजाइन से हटाए गए प्रत्येक चिप के लिए $100 USD का बोनस भी दिया जाएगा, लेकिन सर्किट की संख्या को कम करना बहुत जरूरी है। जॉब्स ने खेल को 4 दिनों में खत्म करने का वादा किया था, लेकिन इस समय सीमा का सम्मान करने के लिए उन्हें अपने स्कूली साथी स्टीव वोजनियक को लाना पड़ा, और जिन्होंने खेल का वास्तविक काम किया। उस समय वोजनियक HP में एक कर्मचारी थे और अपनी दिन भर की नौकरी के बाद लगातार 4 रातें उन्होंने इस वीडियो गेम के हार्डवेयर के साथ बिताई और डिजाइन से 50 चिप्स कम कर दिए। इस काम के बाद बोनस लेने वाले थे स्टीव जॉब्स,
जिन्हें $5,000 का बोनस दिया गया। उन्होंने $750 के मूल भुगतान से केवल $375 के अपने 50% शेयर वोज़नियाक को दिए और उन्होंने बुशनेल द्वारा अतिरिक्त बोनस का उल्लेख भी नहीं किया। बहुत सालों बाद वोज़नियाक ने अपनी खुद की वेबसाइट पर उस प्रकरण को याद करते हुए लिखा, मैंने खुशी खुशी अटारी के लिए ब्रेकआउट गेम के ऊपर मुफ्त में काम करने का फैसला किया था। मैंने ह्यूलेट पैकर्ड में नौकरी की थी। मैंने $350 को एक अच्छा बोनस माना और मेरे पास जश्न मनाने के लिए एक पिज्जा था। हालांकि मुझे बाद के वर्षों में दुख हुआ जब मैंने सुना कि स्टीव ने जितना मुझे बताया था उससे अधिक का भुगतान स्टीव को किया गया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बातें मुझे चोटिल कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि यह बात तो बहुत पहले हो चुकी है, इसीलिए मैं इससे दूर रहना पसंद करूंगा। स्टीव कई मायनों में हमेशा से मेरे लिए एक अच्छा दोस्त रहा है। काश कि अटारी के लोगों ने ऐसा कुछ लिखा नहीं होता जिससे कि मुझे इन सब बातों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा हुआ है। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ मेरे बच्चे या मेरे कुछ अच्छे दोस्त करे तो मैं परिस्थितियों का बहाना बनाकर इनको भूलना चाहूँगा, लेकिन इस बात से ध्यान हटाने के लिए मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि ऐसा शायद नहीं हुआ था। स्टीव का अटारी के साथ बिताया गया समय काफ़ी प्रेरणादायक रहा। इस नई वीडियो गेम कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक संतुलन की खोज में अपने पैसों का उपयोग भारत की यात्रा के लिए किया और दूसरी तरफ अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्टीव वोज़नियाक ने एक ऐसी परियोजना तैयार की जिसने कंप्यूटर विज्ञान में नए सत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक नया पर्सनल कंप्यूटर था। एप्पल प्रथम।